नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में। यह क्लास स्पेशली फोकस किया गया है साइंस के कुछ खास सेक्शन पर, साइंस के ही सेक्शन पर इसको फोकस किया गया है। और यह विशेष तौर पे क्लास तैयार किया जा रहा है बिहार पीसीएसजे के साइंस के पोर्शन के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को पता भी होगा कि रेलवे में भी विभिन्न तरह की पोस्ट आई हुई हैं, रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है रेलवे में चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए और साथ ही साथ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। यह पोस्ट सिर्फ लॉ ग्रेजुएट के लिए है, लेकिन लॉ की पढ़ाई से ये बात नहीं बनेगी, उसके साथ साथ जीएस का भी पेपर है। और जीएस के पेपर में एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वह साइंस का है। तो हम यहाँ पर उसी साइंस के पोर्शन को ध्यान में रखते हुए यह लेक्चर करेंगे। टोटल कुल मिला जुलाकर 15 क्वेश्चन का एक सेट है, एमसीक्यू है, जिसपे हम बात करेंगे। 15 क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन के नजरिए से मत देखिएगा। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि यह कुल मिला जुलाकर 60 क्वेश्चन के आसपास बन जाएगा। और मैं श्योर हूं कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपका लॉ के पेपर में जरूर पूछेगा, लॉ के जीएस वाले पेपर में जरूर पूछेगा, चाहे वो बिहार पीसीएसजे का पेपर हो, चाहे रेलवे की वैकेंसी हो, हर जगह पूछा जाएगा। तो आज चलिए करते हैं इसको हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में किस रोग का कारण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द कैडमियम पॉल्यूशन? कैडमियम बेसिकली एक जो हैवी मेटल होता है, और इसका पॉल्यूशन जो होता है खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से शरीर में जाता है। स्पेशली उन एरिया में कैडमियम ज़्यादा फैलता है जहाँ पे इंडस्ट्री होती है और साथ ही साथ जहाँ पे इन खनिज का माइनिंग किया जाता है। तो कैडमियम जो है एक हैवी मेटल है। तो कैडमियम की वजह से जो डिजीज होती है, हमारा सही आंसर यहाँ पे है इटाई रोग। ठीक है, इटाई रोग जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। इटाई हमारा सही ऑप्शन है। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे, इटाई जो है यह हड्डियों को कमजोर करता है, हड्डियों में पेन होता है, साथ ही साथ यह किडनी को भी डैमेज करता है, किडनी में भी समस्या पैदा करता है इटाई में। साथ ही साथ हम मीनामाटा नाम की एक बीमारी को देख लेते हैं। मीनामाटा बीमारी जो है स्पेशली यह जो है यह फैलती है पारा की वजह से, पारा यानी मरकरी की वजह से, मरकरी यानी पारा की वजह से यह बीमारी फैलती है। खान पान में जब मरकरी पहुंच जाता है तो हमारे शरीर में मरकरी की मात्रा एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा जब हो जाती है, तब हमको इसके लक्षण दिखते हैं। यह स्पेशली जापान में एक मीनामाटा नाम की जगह है, एक गल्फ है, वहाँ पे यह देखा गया था। वहाँ की मछलियों में यह पॉल्यूशन पहुंचा और उन मछलियों को जिसने भी खाया उसके अंदर मीनामाटा के लक्षण देखे गए। तो मीनामाटा जो होता है यह आमतौर पर नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, इसमें पेशेंट जो होता है लकवाग्रस्त हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। फ्लोरोसिस नाम की डिजीज जो होती है, पानी में अत्यधिक फ्लोरीन की जब मात्रा बढ़ जाती है तब यह डिजीज होती है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा हमारी हड्डियां और दांत प्रभावित होती हैं, स्पेशली यह दांत को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है जन्म लेते हुए उन बच्चों में दिखता है जिनकी माताजी ने नाइट्रेट वाला पानी बहुत ज़्यादा पिया हो। तो इसका मेन कारण होता है नाइट्रेट। जब नाइट्रेट जो होता है बच्चे के शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो बच्चे का ब्लड जो है हीमोग्लोबिन को बच्चे के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वह नाइट्रेट के साथ क्रिया करके मिथेमोग्लोबिन बना लेता है, यानी हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन नहीं कैरी करता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। तो इस डिजीज को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। तो एक बार हम देखेंगे, मीनामाटा जो है एचजी की अधिकता के कारण यानी मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इटाई जो होता है कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ये जो होता है फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। और ये क्या है, ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। तो एक साथ हम लोगों ने 4 डिजीज को यहीं पर कवर कर लिया, कौन सी डिजीज किसके कारण होता है। टारगेट फॉर आईक्यू का यह क्लास स्पेशली डिजाइन किया गया है बिहार पीसीएसजे और रेलवे में जो लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई है उसको ध्यान में रखकर यह कोर्स तैयार किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द जेनेरिक नेम ऑफ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटिएसिस। यह एक बीमारी होती है जिसमें पैर जो होता है बहुत ज़्यादा
मतलब सूजन आ जाती है पैर में, बहुत बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, देखने में लगता है कि मतलब इंसान का पैर नहीं हाथी का पैर है, इसीलिए इसे स्लीपद या पिलपांव या हाथी पांव भी कहा जाता है। यहाँ पे यह पूछ रहा है कि यह डिजीज जो होता है, ये डिजीज जो होती है इसको कौन फैलाता है, मतलब किस जीव के कारण, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण यह डिजीज फैलती है। तो ये एक तरह का जो है पेट में मतलब जो होता है ना कि हमारे पेट में, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसी कैटेगरी में एक कीड़ा होता है, उसी के लार्वा की वजह से होता है, कृमि की वजह से होता है, हेलमेंथेटिक बीमारी होती है यह, जिसे बुचेरिया या वुसेरिया बैंकरोप्टी कहा जाता है। इसके लार्वा की वजह से जो होता है लिम्फ नोड, हमारे शरीर में जो होता है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, उसका मेन काम होता है शरीर को प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, WBC को बनाना। उसमें जो होते हैं लिम्फ नोड होते हैं, वो पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है इसकी वजह से, और पूरे पैर में, स्पेशली पैर में ज़्यादा सूजन हो जाती है। तो वुसेरिया बैंकरोप्टी जो नाम का जो लाभ होता है, परजीवी होता है, उसकी वजह से यह बीमारी होती है। आगे चलते हैं, अगली डिजीज हम लोग देखते हैं। अगली डिजीज जो है हमको यहाँ पे मिलाना है, यानी कि मैच कराना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे हमको यह देखना है कि कौन सा यहाँ पे कौन सा तत्व किसके काम आ रहा है, उसका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पे आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटोप हमेशा परमाणु ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ए का हो जाएगा अपना, ए का जो हो जाएगा यहाँ पे, ए का हो जाएगा क्या, ए का हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4 न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, ए का हो गया 4, ठीक है। बी का क्या होता है, कोबाल्ट का आइसोटोप। कोबाल्ट का आइसोटोप किस लिए होता है, ये कोबाल्ट का आइसोटोप जो होता है कैंसर के इलाज में होता है, तो इसका हो जाएगा 1, ठीक है। आइसोटोप आयोडीन, आयोडीन का इस्तेमाल आपको पता है घेंघा रोग से बचाता है, यानी कि किससे संबंधित हो गया, हमारे ग्वाइटर की ग्रंथि जो होती है ना, ग्वाइटर नाम का रोग जो हो जाता है उससे बचाता है घेंघा, यानी कि थायराइड की हेल्थ के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, यानी घेंघा रोग में, घेंघा रोग जो होता है, ग्वाइटर होता है, उसके इलाज में होता है। तो इसका हो जाएगा 3। फिर इसके बाद आइसोटोप ऑफ रेडियम, रेडियम का आइसोटोप कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, रेडियम का जो आइसोटोप है ये तीसरा बच जाता है यहाँ पे। कभी कभी हम इलिमिनेट करके भी आंसर को जान सकते हैं, इलिमिनेट करके भी हम आंसर को जान सकते हैं कि सही आंसर कौन सा है, क्योंकि हमको 3 मिल चुके थे तो जो बचा हुआ है वो चौथा हो जाएगा, ये भी हम दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया है सेकेंडरी कैंसर। सेकेंडरी कैंसर का मतलब क्या है, प्राइमरी कैंसर, सेकेंडरी कैंसर क्या होता है। प्राइमरी कैंसर का मतलब होता है कि जैसे कहीं पर शरीर में कैंसर हुआ है तो शरीर का एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है इन्फेक्टेड हो गया, तो कैंसर कोशिकाएं वहां पे फैल चुकी हैं। अब ये कैंसर कोशिकाएं निकलकर ब्लड के जरिए फ्लो होकर शरीर के किसी दूसरे ऑर्गन को भी इन्फेक्ट कर रही हैं, तो उसको हम सेकेंडरी कैंसर बोलेंगे। प्राइमरी कैंसर एक जगह हुआ, सेकेंडरी कैंसर उससे जो है दूसरी तरफ कैंसर का फैलना, तो वहां पे जो होता है रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी कैंसर में। तो हम देखते हैं पहले का 4 किसमें है, पहले का 4 ये रहा और ये रहा, 2 ऑप्शन हमारे सामने है। दूसरे का पहला जो है कोबाल्ट का, तो यहाँ पे 1 है, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे का सी का 2 है, सी का 2 कहाँ गया, आयोडीन का, हाँ सी का 2 ये रहा, ठीक है, ये हो गया। और चौथे का जो है 3 है, तो हमारा आंसर नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, अगला क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बात कर रहा है, यह बात कर रहा है कि मैच करना है, इसमें भी मैच कराना है कि कौन किससे होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि कौन सी डिजीज है और शरीर का कौन सा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है, कि कौन सा रोग किस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला जो है इसमें मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आरबीसी को, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा और कर देना चाहिए था सही, यहाँ पे जो है आरबीसी लिखना चाहिए था। देखिए मलेरिया जो है 3 जगहों पे सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, आरबीसी को नुकसान करता है, मलेरिया की मैं बात करूंगा तो आरबीसी को नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके बाद स्प्लीन यानी जो प्लीहा होती है, ठीक है, स्प्लीन यानी प्लीहा जहां डेड आरबीसी कलेक्ट होती है, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, और लीवर,
ये तीन चीजें जो है ये प्राइमरली तौर पे मतलब यकृत हो गया, स्प्लीन हो गया और आरबीसी, मलेरिया सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम फाइलेरिया की बात करते हैं। फाइलेरिया जो होता है हम पहले ही बात कर चुके हैं, लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम पे नुकसान पहुंचा, 2 का हो जाएगा 4। इंसेफेलाइटिस जो होती है या मस्तिष्क ज्वर इससे बोला जाता है, या मतलब ब्रेन को दिक्कत करेगा। तो ये हो गया 2। ये आमतौर पे गोरखपुर, देवरिया, पूर्वांचल के एरिया में यह बीमारी ज़्यादातर फैलती है। इसको जो बोला जाता है हम लोग इसको वो भी बोलते हैं, क्या नाम है, इसको जापानी बुखार भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है यह रक्त कैंसर होता है। शरीर में WBC की मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ जाए, तब यह ल्यूकेमिया नाम की डिजीज होती है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है लिम्फ नोड और बोन मैरो। तो यह बोन मैरो को प्रभावित करेगा। तो डी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा क्या है 2, फाइलेरिया का हो जाता है 4 और इसका हो जाएगा 3। 3 4 2 1 कहाँ पे है, 3 4 2 1 ये रहा, ये वाला आंसर सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, विच डिस्ट्रॉय अ सेफ एंड हेल्दी फूड इमेज ऑफ बीफ इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। देखिए बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है। ठीक है, देखिए इंसानों ने बहुत ज़्यादा बदमाशी किया है, सच ये है। यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, जहाँ पे लोग मतलब कि वहाँ पे बीफ यानी कि गाय या भैंस के मीट को बोला जाता है ना बीफ, उसको खाने का बड़ा प्रचलन है। तो वहाँ पे जब वो लोग स्लाउट करते हैं, जब मारते हैं जानवरों को, तो बहुत अवशेष बच जाता है। रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसका यूज करके वो लोग फीड बनाते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, मुर्गियों को खिलाने के लिए, ऐसे करके बनाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो जानवरों के अवशेष बचे हुए थे, मीट हो गया, बोन हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके उन लोगों ने फीड बनाया, मतलब जानवरों को खिलाने के लिए चारा बनाया। और वही चारा जो है गायों को भी खिलाया और फिर उन गायों का मीट खुद खाया। तो गाय जो भी गाय जो थी, वो गाय तो बेसिकली मांसाहारी जीव है नहीं, वो शाकाहारी जीव है। उसको आप लोगों ने इनडायरेक्टली मांस खिला दिया, और मांस खिला दिया तो उसके शरीर में कुछ प्रोटीन बने, जो मतलब एक तरह समझिए ना कि डेड ऑर्गेनिज्म की तरह थे। मतलब जैसे होता है ना कि वो कुछ करते नहीं थे, उन्हें प्रायन बोला जाता था। उन्हें प्रायन बोला जाता था। प्रायन नाम का एक खास तरह का प्रोटीन जो है, जैसी संरचना बनी, ठीक है, प्राइंस, यह जो है गाय भैंस जो भी वो मतलब कि मांस वाला चारा खाएं, उनके शरीर में यह बनने लगा। अब फिर उन गायों को इंसानों ने खाया तो इंसानों का दिमाग जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसी को बोला गया मैड काऊ डिजीज़, यानी काऊ का मीट खा के मैड हो गए लोग। ठीक है, तो मैड काऊ डिजीज़ जो होता है, ये प्राइन एक खास तरह का प्रोटीन होता है। इसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग भी मान सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। ठीक है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होता है, प्रोटीन होता है खास तरह का। इसकी वजह से जो होता है, जो भी बीफ मार्केट में आया, उस बीफ के अंदर जो है ये सारी चीज़ें थी। क्योंकि ये जो बीफ मार्केट में लोगों ने खाने के लिए इस्तेमाल किया था, वो बीफ बेसिकली उस गाय से बना था जिसने मांसाहारी चारा खाया था। मतलब गाय का ही मीट गाय को खिला के फिर उस गाय को खुद काट के खा रहे थे। यह स्थिति बना दिया था इन लोगों ने। चलिए अगला देखते हैं, अगली डिजीज कौन सी है। 6 नंबर पे, 6 नंबर पे फिर हमको मैच कराने के लिए पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली कौन सा मैच है। मोतियाबिंद जो होता है आंख की डिजीज है, थायराइड ग्लैंड का है नहीं। थायराइड में तो हाशिमोटो डिजीज होगी या फिर ग्वाइटर होगा, यानी कि घेंघा रोग होगा। ठीक है, तो यह तो सही है, मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से सही है। लेकिन मोतियाबिंद थायराइड ग्लैंड में नहीं होता है, मोतियाबिंद थायराइड ग्लैंड में नहीं होता है। मोतियाबिंद बेसिकली आंखों का रोग है, आंखों में होता है। ठीक है, पीलिया जो होता है लीवर में होता है। जी हाँ, पीलिया एकदम लीवर से रिलेटेड है। टाइफाइड जो होता है हमारी छोटी आंत की समस्या है, फेफड़े की समस्या नहीं है। निमोनिया जो है वो फेफड़ों की समस्या है, आंखों की समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लग सकते हैं कि यह फेफड़े होते हैं, इससे इन्फेक्टेड फेफड़े होते हैं, इससे हमारी आंतें होती हैं, छोटी आंतें, स्पेशली छोटी आंतें जो होती हैं टाइफाइड से होती हैं। इससे जो होता है यकृत होगा, यानी हमारा लीवर होगा। ये जो है आंखों से संबंधित है। ठीक है, ये आंखों से संबंधित है। चलिए, थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, ये घेंघा होता है, घेंघा नाम का रोग होगा, या ग्वाइटर होगा, या हाशिमोटो नाम की डिजीज होती है। हाशिमोटो नाम की डिजीज होती है, जिसमें जो है
थायराइड ग्रंथि जो है रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही तरीके से मिला हुआ है निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बाकी की डिटेल मैंने आपको दे दिया। अगले पार्ट में चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आयुर्वेद, आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियां यानी कि न्यूक्लियर मेडिसिन नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, यह वास्तव में क्या है? यानी आजकल जो है मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसमें एक नई इलाज की नई विधा आई है। जैसे प्राचीन टाइम पे देखें, पुराने समय से देखें तो आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, यूनानी पद्धति हो गई, नेचुरोपैथी हो गई, इसके अलावा जो है आपका क्या नाम है, क्या बोलते हैं, एलियोपैथी हो गई। इस तरह करके बहुत सारे इलाज की विधा थी, उनमें एक नया मेथड भी आ गया जिसे हम न्यूक्लियर मेडिसिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन बेसिकली रेडियो आइसोटोप होते हैं, जैसे कोबाल्ट का आइसोटोप हो गया, रेडियम का आइसोटोप हो गया, फास्फोरस का आइसोटोप हो गया, सोडियम का आइसोटोप हो गया। ये सारे क्या है? न्यूक्लियर मेडिसिन होते हैं, इनका इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है, यह जो होता है हमारा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। जड़ी बूटियों का सत है, जड़ी बूटियों वाला इलाज आयुर्वेद करता है। ड्रग्स तो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स की डिफिनीशन बहुत बड़ी होती है। कुछ ड्रग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा नशा करते हैं तो वो मतलब अलग है, नारकोटिक्स वाला हो जाता है, और जो ड्रग्स होती हैं दवाओं को भी ड्रग्स बोला जाता है। इतना आपको पता ही होगा, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। चलिए अगला कह रहा है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, आयोडीन का इस्तेमाल तो हमेशा थायराइड से संबंधित होगा। थायराइड के ग्रंथि में कोई कैंसर का होगा दिक्कत, उसका इलाज करेगा, उसका पता लगाएगा। ठीक है, ये तो हो गया थायराइड ग्लैंड से, थायराइड। ठीक है, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये आइसोटोप सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है ना, आइसोटोप सोडियम को ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। फिर जो डॉक्टर या एक्सपर्ट होता है ना, लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, वो स्क्रीन में देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ तक है, क्योंकि सोडियम 24 जो आइसोटोप होता है सोडियम का, ये जब ब्लड के साथ मिलता है ना तो एक चमक, जब ये आगे फ्लो होता है तो एक चमक छोड़ता हुआ जाता है, जिससे डॉक्टर वगैरह सर्टेन इंस्ट्रूमेंट के जरिए देख लेते हैं कि यहाँ यहाँ हमारा ब्लड जा रहा है। ठीक है, ये हो गया टेक्नेटियम। टेक्नेटियम का इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता है, जैसे ब्रेन का जो ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इंटरनल ऑर्गन की जब जांच की जाती है ना तो उसकी इमेजिंग की जाती है। इमेजिंग की जाती है कि यहाँ पे यह दिक्कत है, ब्रेन में ट्यूमर है तो पूरे ब्रेन की एक इमेज बनाई जाएगी, वो ये अपना मतलब कि डिस्प्ले में दिखता है, तो वो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करके ब्रेन का, लीवर का, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, और हमारा लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, इंटरनल ऑर्गन जो है हार्ट हो गया, इनके फंक्शन को समझते हैं या इनकी इमेजिंग करते हैं। ठीक है, इमेजिंग करते हैं, इसकी इमेजिंग करते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्रेन के किस हिस्से में समस्या है, हार्ट के किस हिस्से में समस्या है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा सही आंसर है कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है अक्यूट ल्यूकेमिया में। अक्यूट ल्यूकेमिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है ना फास्फोरस 32 का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फास्फोरस 32 का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोबाल्ट 60 का जनरली इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कैंसर के इलाज में या ल्यूकेमिया के इलाज में। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या क्या है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बढ़े हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउट यानी अर्थराइटिस और गाउट गठिया और अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। यह यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। तो ऐसी समस्या हो तो हमको किस तरह के खाने से बचना चाहिए या किस तरह के खाद्य घटकों से हमको बचना चाहिए, किस तरह के जो है फूड इंग्रेडिएंट से हमको बचना चाहिए। लिपिड जो होता है बेसिकली फैट होता है, फैट से कोई समस्या नहीं होती है, फैट से कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, फैट से कोई समस्या नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए इस बीमारी में जो है ना, गाउटी अर्थराइटिस में क्या होता है, शरीर में जो है यूरिक एसिड बढ़ता है,
यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इस यूरिक एसिड की मात्रा हमको कम रखनी है। इनमें से लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फूड फाइबर हो गया, इनसे जो है कोई समस्या नहीं होती है, ये नॉर्मल फूड है और जरूरी होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जिसे हम सरल भाषा में डीएनए आरएनए बोलते हैं, डीएनए आरएनए बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को, इसके अंदर एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है जिसे हम प्यूरिन बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस, शर्करा यानी कि जो हमारा जो है शुगर हो गया, पेंटा राइबो शुगर या डीऑक्सी राइबो शुगर हो गया, ठीक है, ये होता है, और फास्फेट होता है। तो डीएनए आरएनए की ये बेसिक संरचना है। तो नाइट्रोजन बेस में एक चीज होती है प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड जब टूटता है तो वह प्यूरिन में टूटता है, और प्यूरिन जब बाद में उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाता है तो प्यूरिन जो है लास्ट में जाके अपना यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो इस वजह से न्यूक्लिक एसिड से बचना होगा पेशेंट को जिसको दिक्कत हो रही है आर्थराइटिस या गाउट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर रखिएगा इस चीज को, तो न्यूक्लिक एसिड से बचना होगा। आगे चलते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो ये बताता है अमीनो एसिड के प्रकार को, भ्रूण के जो है भ्रूण के लिंक को बताता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस होती है उसे बताता है, या हार्मोन के प्रकार को बताता है। तो ये बेसिकली होता क्या है इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए जो है ना एक एसिड होता है, एमनोटिक एसिड होता है, एमिनोटिक एसिड होता है, एमिनोटिक एसिड होता है, ठीक है, एमनियोटिक एसिड। ये एसिड पाया जाता है जब भ्रूण मां के गर्भ में होता है तो भ्रूण के आसपास यह बनता है। डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए इस एसिड की थोड़ी सी मात्रा निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। उससे पता चलता है जो भ्रूण है उसकी स्थिति क्या है, उसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब हो गया जैसे उसे टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, पटाउ सिंड्रोम तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। ये सारी जांच करते हैं डॉक्टर लोग, अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऐसी सुविधा देते हैं। तो इसी एसिड की जांच से यह भी पता चल सकता है कि जो भ्रूण है वह बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो आपको पता चल चुका होगा कि एमनियोसेंटोसिस क्या होता है। एमनियोसेंटोसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए भ्रूण के आसपास के फ्लूइड को डॉक्टर थोड़ी सी मात्रा ले लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं भ्रूण को कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि वह भ्रूण बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उसे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। साल्क, जोहानस साल्क जो थे उन्होंने टीका बनाया था पोलियो का। तो सही आंसर जो हो जाएगा वह पोलियो हो जाएगा अपना। सही आंसर डी यानी कि पोलियो, ठीक है, सही आंसर डी यानी पोलियो। टीबी जो होता है इसे तपेदिक बोलते हैं, हिंदी में इसे तपेदिक बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, इसका टीका होता है बीसीजी का टीका। टिटनेस का टीका होता है डीपीटी का। डीपीटी का टीका मतलब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, और टी मतलब टिटनेस, इसका टीका होता है। स्मॉल पॉक्स का जो टीका होता है ये तो आपको पता है, चेचक का टीका। स्मॉल पॉक्स का टीका मतलब चेचक का टीका। चेचक का टीका जिसने बनाया था उनका नाम था जेनर, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो होता है वह बैरीसेला जोस्टर की वजह से होता है, एक तरह का बैक्टीरिया, एक तरह का ये क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न में हम देखते हैं रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन, एक नॉर्मल सा करंट अफेयर है। यह एड्स से अवेयरनेस के लिए यह प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि लोग एड्स के बारे में अच्छे से जानें और इस बीमारी से बचें, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। जिसको हो जाती है उसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा घट जाती है, ठीक है। चलिए, और इसका कोई इलाज नहीं है, इंसान की लास्ट में डेथ ही होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में जो है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही से नहीं मिला हुआ है। तो देख लेते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं। क्विनाइन या कुनैन जिसे हम बोलते हैं, ये किससे बचाता है, यह मलेरिया की दवा होती है, मलेरिया से बचाता है। मलेरिया होने पर इस दवा को खाया जाता है।
मार्फिन जो होता है दिया जाता है बहुत ज़्यादा पेन जब होता है, स्पेशली सीवियर, जब गंभीर तरह का पेन हो, कैंसर वगैरह के रोग में जब दर्द होता है तब यह डिजीज दी जाती है। ठीक है। क्लो क्लोराफेमनिकोल क्लोराफेमनिकोल ये जो होता है एक तरह का एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। तो बच जाता अपना क्या नाम है, बर्बिट्यूरिक एसिड। बर्बिट्यूरिक एसिड जो होता है यह शाकनाशी यानी खरपतवार को नष्ट करने वाला। बर्बिट्यूरिक एसिड जो होता है खरपतवार को नष्ट करने वाला नहीं होता है, बल्कि यह एक मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को हिप्नोटाइज करना हो, जब किसी को एनेस्थीसिया यानी बेहोश करना हो। एनेस्थीसिया या बेहोश करने वाली दवा होती है, बेहोश करने वाली दवा। ठीक है, मूर्छित करने वाली, हिंदी में इसे हम मूर्छित बोल देते हैं, या बेहोश करने वाली दवा होती है यह। ठीक है, इसका इस्तेमाल एनेस्थीसिया के तौर पे किया जाता है, या एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे किया जाता है बर्बिट्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपना है कि देयर कंटेजियस डिजीज बॉर्न इन डेवलपिंग कंट्रीज बाई कंटेमिनेटेड वाटर एंड पुअर क्लीनलीनेस। ठीक है, यही बात कर रहा है कि बैड हाइजीन हैबिट की बात कर रहा है कि हाइजीन की समस्या की वजह से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी डेवलपिंग कंट्री में, विकासशील देशों में ज़्यादा तेजी से फैलती हैं। यानी साफ सफाई की कमी की वजह से, जैसे बिना हाथ धुले खाना खा लेना, गंदा पानी पी लेना, कहीं भी पानी पी लेना, ये सब समस्याओं से ये डिजीज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा है, डिसेंट्री। डिसेंट्री को सरल भाषा में पेचिस बोला जाता है, यह तो है। कैंसर देखिए इससे नहीं होता है, तो ये अपने आप में ऑप्शन नंबर 1 जो है वह गलत हो जाएगा। कैंसर इससे नहीं होता है, कैंसर गाउट इससे नहीं होता खराब पानी पीने से, तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, पहला कैंसिल हो गया। ठीक, इसके बाद हम करते हैं इस पे आते हैं, मलेरिया। जी हाँ, गंदगी से मच्छर पनपेंगे उससे होगा। डिसेंट्री पेचिस भी होता है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। ठीक है, इसके बाद जो आता है सिस्टोसोमियासिस नाम की डिजीज। बेसिकली ये भी एक तरह का हेलमेंटिक डिजीज होती है, एक खास तरह का जो वार्म होता है उसके लार्वा से यह डिजीज होती है, वो भी गंदगी से ही फैलता है। मलेरिया के बाद सबसे ज़्यादा इंसान को इन्फेक्ट करने वाला, या इंसान इससे सबसे ज़्यादा परेशान रहा है। ठीक है, तो यह भी एक कृमि के लार्वा होते हैं, उनसे होता है। तो यही सही होगा। इस पे देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा है, ल्यूकीमिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं मलेरिया और एड्स। एड्स तो नहीं होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो कुल मिला जुला कर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही बचता है जो सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस डिजीज में क्या होता है ना, इस डिजीज में क्या होता है, सिस्टोसोमियासिस में जो होता है, लीवर हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट होती हैं, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। जैसे पेचिस के समय बड़ी आंत प्रभावित हो जाती है, उसी तरह यह लीवर को और जो है अपना आंतों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, यह कृमि जो होता है या जो लार्वा होते हैं उसके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोगवाहक कौन है, डिजीज कौन सा है। सही मैच कराइए, जो सही हो चूज करिए, कौन सा सही सुलेमित है। देखिए खटमल से स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है वह सीसी नाम की एक मक्खी से होता है, सीसी नाम की मक्खी से होता है। ठीक है, सीसी नाम की मक्खी से होता है यह। ठीक है, ये सीसी नाम की मक्खी होती है, उससे यह होता है। फाइलेरिया जो होता है, इसका वाहक जो होता है क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है, क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है जो इसका वाहक होता है फाइलेरिया का। चिकनगुनिया का जो होता है वह एडीज एजिप्टी, एडीज, ये तो सही है, लेकिन इसमें एक गलती है। एडीज इजिप्टी में इसका मतलब क्लियर नहीं किया है कि फीमेल है कि मेल है, तो यह फीमेल एडीज इजिप्टी होगा। तो ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे, हमारे पास सही ऑप्शन फीमेल एनाफिलीज है, तो हम इस पर जाएंगे। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज है तो हम इस पर जाएंगे। मलेरिया जो होता है फीमेल एनाफिलीज के जरिए ही फैलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में जाना, और लाइक करिए, पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टारगेट फॉर IQ से जुड़े रहिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।